प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी वीडियो क्लास का टॉपिक्स ब्रिटिश संविधान का विकास, महत्व और विशेषताएं हैं। ब्रिटेन के संविधान का किस तरह से विकास हुआ है, उसका क्या महत्व है और उस संविधान की क्या विशेषताएं हैं का हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। सामान्य व्यक्ति जिस देश को इंग्लैंड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि नाम में वेल्स और स्कॉटलैंड का उल्लेख नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में वेल्स और स्कॉटलैंड का क्षेत्र भी सम्मिलित है। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,44,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ब्रिटेन में एक केंद्रीकृत, एक एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसने 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है और अभी ये विकास में है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान के इतिहास को हम 6 युगों में, अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 6 युगों में विभाजित कर सकते हैं। पहला युग, जिसको एंग्लो सैक्सन काल के नाम से जाना जाएगा, ये 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक के काल को एंग्लो सैक्सन काल के नाम से जाना गया। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि इसमें सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। संवैधानिक विकास का प्रारंभ ब्रिटेन में एंग्लो सैक्सन काल से ही माना जाता है। इस काल में 2 संस्थाएं स्थापित हुई, एक नियंत्रित राजपद और एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। एंग्लो सैक्सन काल का जो राजा था, उसकी शक्तियां ऐसी सीमित नहीं थी। उस पर एक विटने जमूट या विटन नामक एक संस्था थी, उसका नियंत्रण होता था। और ब्रिटेन में स्वयंभू राजा द्वारा प्रभावशाली सामंतों, सरदारों और बिशपों आदि को इस विटन नामक संस्था में सम्मिलित किया जाता था और उस संस्था का, इस विटन संस्था का राजा पर नियंत्रण होता था, राजा के ऊपर नियंत्रण होता था। दूसरा युग, नॉर्मन एंजियो काल। इसमें एक राज्य की निरंकुशता की स्थापना हुई। ब्रिटेन में एक सबल केंद्रीय सरकार का उदय हुआ। इस काल का प्रारंभ 1066 से 1153 ईस्वी तक माना जाता है। एंग्लो सैक्सन काल में स्थानीय आधार पर तो शासन व्यवस्था संगठित थी, किंतु राष्ट्रीय आधार पर निर्बल थी। एक कठोर और केंद्रीकृत शासन स्थापित करने का कार्य नॉर्मन राजा विलियम के द्वारा किया गया। विलियम ने निरंकुशता के मार्ग में बाधा समझकर विटन संस्था को समाप्त कर दिया, किंतु राजा का अधिकार क्षेत्र कार्य इतने बढ़ गए कि नीति निर्धारण और शासन में राजा की सहायता के लिए 2 संस्थाओं, एक मैग्नम काउंसिल जिसको महान परिषद के नाम से जाना गया, क्यूरिया रेजिस राज्य परिषद के नाम से जाना गया, का उदय हुआ। मैग्नम काउंसिल ने ब्रिटेन संस्था का स्थान लिया। क्यूरिया रेजिस एक अपेक्षाकृत एक छोटी थी लेकिन अधिक प्रभावशाली संस्था थी और उस क्यूरिया रेजिस ही आगे जाके प्रिवी काउंसिल में कन्वर्ट हुई और प्रिवी काउंसिल से कैबिनेट का उदय हुआ। अगला युग हम जानते हैं प्लेंटेगेनेट या लंकास्ट्रियन काल। प्लेंटेगेनेट और लंकास्ट्रियन काल, इसमें वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ।
नॉर्मन काल में स्थापित शासन व्यवस्था में हेनरी प्रथम के द्वारा सुधार किया गया। शासन कार्य में कुशलता के लिए क्यूरियर रेजिस के प्रशासन और न्याय संबंधी कार्यों में विभाजन कर प्रिवी काउंसिल और एक्सचेकर के रूप में दो संस्थाएं हो गई। जो क्यूरियर रेजिस और प्रशासन न्याय संबंधी दोनों कार्य करती थी, उसके कार्यों का विभाजन कर दिया गया और एक प्रिवी काउंसिल और एक एक्सचेकर के रूप में दो संस्थाओं का उदय हुआ। इसी काल में सम्राट जॉन को जनता से कर के रूप में बहुत अधिक धनराशि एकत्रित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और इस प्रकार प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं के सिद्धांत का उदय। प्रतिनिधित्व के बिना कर के सिद्धांत का उदय की हिस्ट्री इस तरह से रही कि सम्राट जॉन को अत्यधिक धनराशि एकत्रित करने का आवश्यकता थी, तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बुलाया, उनकी राय को जानी, उनसे अनुमति ली, उनसे राय मशवरा किया। तो इस तरह से प्रतिनिधित्व के बिना कर के सिद्धांत का उदय हुआ। मैग्ना कार्टा या व्रत अधिकार पत्र के बारे में जानेंगे। 1119 में जॉन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। सामंतों ने इसे अयोग, ऐदूदर्शी और अत्याचारी शासक के अत्याचारों से दुखी होकर उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 15 जून 1215 को रेनीमेड नामक स्थान में उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। यह अधिकार पत्र ही मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है और इसे ब्रिटेन के वैधानिक इतिहास में एक महान सीमा चिन्ह माना जाता है। मैग्ना कार्टा ने किन्हीं नवीन अधिकारों को जन्म देने के बजाय सामंतों के उन परंपरागत अधिकारों को मान्यता प्रदान की जिन्हें सम्राट जॉन ने भंग कर दिया था। मैग्ना कार्टा ने सामंत वर्ग को जो अधिकार प्रदान किए गए थे वे धीरे धीरे सामान्य जनता को भी प्राप्त हो गए। इस प्रकार मैग्ना कार्टा ने राज्य की निरंकुशता का अंत कर एक मर्यादित राजतंत्र, एक विधि के शासन की स्थापना की और सामान्य जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का मूल आधार बन गया ये मैग्ना कार्टा। अब हम जानेंगे कि ब्रिटेन में किस तरह से पार्लियामेंट का उदय हुआ। इस काल में ही पार्लियामेंट का उदय माना जाता है। पार्लियामेंट का उदय 1295 ईस्वी में माना जाता है, जब सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पादरियों, सामंतों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधियों को बुलाया और इस बैठक को ही मॉडर्न पार्लियामेंट कहा जाता है। तो 1295 ईस्वी में जो सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सामंत, पादरियों और नगर के प्रतिनिधियों की राय जानने के लिए एक बैठक बुलाई, तो उसको मॉडर्न पार्लियामेंट का नाम दिया गया। चौथा काल है ट्यूडर काल। इसमें पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। पांचवा काल है स्टुअर्ट काल। इसमें एक निरंकुश राजतंत्र, सीमित राजतंत्र के पक्षों में संघर्ष और एक लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना हो जाती है। महारानी एलिजाबेथ का कोई पुत्र या निकट संबंधी न होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद 1603 में इंग्लैंड का सिंहासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम के हाथ में आ गया और जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद 1625 में उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने संसद की उपेक्षा और मनमानी प्रारंभ कर दी, राजा के दैवीय अधिकार और विशेष अधिकारों पर बल देना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में उसको संसद से झगड़ा हुआ और 1628 ईस्वी में संसद चार्ल्स प्रथम से अधिकार याचना पत्र को मनवाने में सफल हुई। 1628 में संसद के द्वारा सम्राट चार्ल्स प्रथम से अधिकार पत्रों को मनवाने में सफल हुई, जिससे राजा की शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। इसी काल में गणतंत्र की स्थापना हुई।
50 ईस्वी में इंग्लैंड में राजतंत्र और लॉर्ड सभा का अंत कर क्रोमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना हुई। इस समय इंग्लैंड में एक लिखित संविधान भी अपनाया गया। 3 सितंबर 1658 में क्रोमवेल की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद में पुनः गणतंत्र और लिखित ब्रिटिश निवासियों की स्वभाव के अनुकूल नहीं थे, इसलिए क्रोमवेल की मृत्यु के बाद ही गणतंत्र का अंत हो गया और चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया, जिसे कबाल कहा जाने लगा और इसी से बाद में कैबिनेट का उदय हुआ। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में 1679 में हेबियस कॉर्पस एक्ट भी पारित हुआ, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि बिना अभियोग चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद नहीं किया जा सकता। 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसने केवल 3 वर्ष ही राज किया। उसने संसद की अनुमति के बिना ही कानून रद्द करने का अधिकार धारण कर लिया। इससे संसदीय नेता बहुत अप्रसन्न हो गए। जेम्स द्वितीय को सिंहासन ने उठाने हेतु उन्होंने ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और विलियम तृतीय ने एक विशाल सेना के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया। जब द्वितीय ने देखा कि सभी पक्षों ने उसका साथ छोड़ दिया तो वह फ्रांस भागा। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के वांछित परिवर्तन हो गया। इसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है।